नमस्कार मित्रों, मैं राहुल लाल। आज चर्चा का विषय है दोपहर में महाराष्ट्र में आया हुआ सियासी तूफान। उस सियासी तूफान को लेकर चर्चा ये है कि क्या विपक्षी गठबंधन हवा में उड़ जाएगा। तमाम मीडिया चैनलों पर यह चर्चा चल रही है, लेकिन मैं समझाऊंगा आपको, यहाँ पे समझिएगा अगले कुछ मिनटों में आप लोग, कि नहीं, उसका प्रतिफल एक अलग किस्म का होने वाला है। इससे विपक्षी गठबंधन और मजबूत होने वाली है और भ्रष्टाचार की लड़ाई, जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि भ्रष्टाचार को लेके वो बिल्कुल जो है कि एक एक को निपटेगी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भोपाल में कहा था, उस लड़ाई पे भी अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं। क्योंकि आज दोपहर हम लोगों ने देखा कि 1 घंटा पहले तक अजित पवार नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, लेकिन 1 घंटे के भीतर वो एकनाथ शिंदे सरकार में उप मुख्यमंत्री हो गए। उन्होंने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली और उनके साथ कई अन्य लोगों ने जो है कि मंत्री पद के लिए शपथ लिया। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि इसका विपक्षी गठबंधन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इस सवाल को समझने से पहले भारतीय जनता पार्टी के इस कदम को समझना पड़ेगा कि बीजेपी के लिए इस कदम का क्या महत्व है। देखिए, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 85 सीटें हैं। उसके बाद अगर देश में सबसे ज़्यादा सांसद, लोकसभा के सबसे ज़्यादा सदस्य कहीं से आते हैं तो वो 48 सीटें महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्र की स्थिति अगर हम लोग देखें तो वहाँ पे जो ये घटनाक्रम चला है वो पिछले साल के घटनाक्रम की बिल्कुल हूबहू एक तरह से रिपीटेशन कह सकते हैं। पिछले साल इसी सब समय में वहाँ पे एक तरह से शिवसेना को तोड़ा गया था और एकनाथ शिंदे अपने कई सारे विधायकों को लेके उन्होंने शिवसेना छोड़ दी थी। उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राउत, ये लोग अकेले रह गए थे और बाकी सारे लोग ये एक तरह से कहीं न कहीं इन्होंने आके सरकार को समर्थन प्रदान कर दिया था। वही स्थितियाँ आज हुई हैं। एक तरह से शरद पवार और सुप्रिया सुले ये अलग दिख रहे हैं, लेकिन प्रफुल्ल पटेल के साथ पार्टी के कई सारे बड़े बड़े नेता जो है वो शामिल हो गए इस सरकार के गठबंधन में, इसको समर्थन देने। और अजित पवार ने शपथ लेने के बाद जो प्रथम प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की जम के तारीफ की। उन्होंने बोला कि अगर देश को विकास करना है तो ऐसे स्थिति में बहुत आवश्यक है कि लोकसभा के चुनाव और आने वाले विधानसभा के चुनाव भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो लड़ना पसंद करेंगे। तो स्पष्ट है कि उन्होंने खुल के संकेत दे दिए हैं कि लड़ाई कैसी होगी। अब जो इसका सवाल है, पहले नंबर 1 सवाल पे आते हैं कि क्या बहुत जोश खरोश के साथ 23 जून को जो बैठक हुई थी पटना में, नीतीश कुमार ने एक तरह से वो बैठक विपक्षी दलों की बुलाई थी। पहले तो ये कहा जा रहा था कि विपक्षी दलों के बैठक में बहुत दल शामिल नहीं होंगे, लेकिन उसमें अच्छे खासे भारी संख्या में दल शामिल हुए। अब अगली बैठक जो कि 12-13 जुलाई को होने वाली है मित्रों, वो बैठक जो है कि पहले शिमला में होने वाली थी लेकिन बेंगलुरु में हो रही। तो क्या वो बैठक अब बेकार हो गया, उसका कोई मतलब नहीं बचा? नहीं, इस प्रकार के घटनाक्रम से अगर हम लोग देखें तो कहीं न कहीं विपक्षी गठबंधन की बैठकें और महत्वपूर्ण हो गई हैं। और भले ही अभी विपक्षी गठबंधन के सदस्य जो लोग हैं उपस्थित वो तो दिख ही रहे हैं, लेकिन भविष्य में कुछ और सदस्यों की जोड़ने की संभावनाएं बन गई हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके लिए फिर से आप लोगों को इतिहास के फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। वो घड़ी थी जब जेपी नड्डा पटना पहुंचे थे और पटना में उन्होंने पहुंचकर घोषणा कर दी थी कि देश से को अगर विकास करना है तो क्षेत्रीय दलों से मुक्त कराना होगा, क्षेत्रीय दलों को हटाना होगा। और उसके कुछ घंटे बाद ही हम लोगों ने देखा था कि नीतीश कुमार जो एनडीए गठबंधन में शामिल थे, उन्होंने एनडीए गठबंधन को छोड़कर वो कांग्रेस गठबंधन और आरजेडी के साथ गठबंधन में वो शामिल हो गए थे और बिहार में तख्ता पलट की स्थिति आ गई थी। ऐसे समय में जो इसकी मुख्य सोच मैं बताना चाह रहा हूं आप लोगों को कि देखिए, क्षेत्रीय दलों को पहले क्या लगता था कि भारतीय जनता पार्टी एक स्लोगन देती थी कि कांग्रेस मुक्त भारत हो, और ये क्षेत्रीय दलों को बहुत सूट करता था क्योंकि अलग अलग जगहों में क्षेत्रीय दलों को ये लग रहा था कि कांग्रेस के हटने के बाद जो स्पेस बनेगा उस स्पेस को क्षेत्रीय दल भरेंगे। लेकिन जब जेपी नड्डा ने यह बयान दिया कि क्षेत्रीय दलों को हटाना है तो फिर वो अस्तित्व के लिए संघर्ष की स्थिति में ऑटोमेटिक आ गए। और इस समय जो स्थितियां दिख रही हैं, जहां पे कि हम लोग देख रहे थे कि अगर आज का ही घटनाक्रम हम लोग देखें तो सबसे पहली प्रतिक्रिया जो है कि जब महाराष्ट्र का घटनाक्रम दोपहर में चल रहा था, उसके बाद सबसे पहले विपक्ष में बड़ी प्रतिक्रिया अगर देखें जो गठबंधन समूह में, वो अखिलेश यादव की तरफ से आई थी और उन्होंने कहा था कि इन्होंने एक महाराष्ट्र को प्रयोगशाला बना डाला है। इसके पहले मध्य प्रदेश को भी प्रयोगशाला बनाया। तो देखिए, इन पूरे मामलों को हम लोग को 2-3 रूप में देखना पड़ेगा।
अलग अलग दलों को तोड़ना और फिर सत्ता स्थापित करने में बीजेपी को कई जगहों पे बड़ी सफलता मिली थी। गोवा में मिली थी, कर्नाटक में मिली थी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, एक सीरीज रही थी। इसमें हम लोगों ने देखा कि दल बदलुओं की स्थिति चुनावों के बाद अच्छी नहीं रह रही है। अगर गोवा को छोड़ दें तो भी हम लोगों ने कर्नाटक में देखा कि वहाँ पे बीजेपी के विरुद्ध एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर इसलिए हाई थी कि बीजेपी ने एक तरह से वहाँ पे सरकार को बीच में तोड़ा और फिर जो अपेक्षाएं उन्होंने जनता के सामने में रखी वो अपेक्षा पे वो खरा भी नहीं उतर सके और बड़ी बुरी हार हुई। यही स्थितियां अभी मध्य प्रदेश में दिख रही है। हम लोगों ने देखा था कि मध्य प्रदेश में कहीं न कहीं कमलनाथ वहाँ पे मुख्यमंत्री बने थे, जनता का जनादेश कांग्रेस के साथ था, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है कि वो कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में अपने समर्थकों के साथ चले गए थे। जिस तरह से यहाँ पे आज अजीत पवार गए हैं, हालांकि उतनी बड़ी संख्या में तो वो नहीं तोड़ पाए थे, लेकिन इतनी संख्या वो जरूर ले गए थे जिससे कि वहाँ पे कांग्रेस की सरकार गिर जाए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए। पिछले एक साल में अगर हम लोग देखें, महाराष्ट्र में तमाम जो उपचुनाव हुए हैं, चाहे वो उपचुनाव जो है वो लोकसभा के उपचुनाव हों, विधानसभा के उपचुनाव हों, कोऑपरेटिव पैक्स के चुनाव हो, बाजार समिति के चुनाव हो, जिस प्रकार से शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को उसके ऊपर हमले हुए, एक तरह से उसके नाम को भी जो है कि उनके साथ नहीं रहा, एक तरह से चुनावी चिन्ह भी उनसे छीन लिया गया। जनता में एक सहानुभूति फैक्टर इसके साथ जो है कि जुड़ा। मुझे लग रहा है कि इस घटनाक्रम के बाद से आप देखेंगे कि आज शरद पवार ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया वो उसमें दुखी नजर नहीं आ रहे थे, वो कॉन्फिडेंस में थे। उन्होंने कहा कि मैं 5 लोगों के साथ भी फिर से पार्टी खड़ा कर लूँगा। इसका कारण ये है कि अगर इस प्रकार की जो घटना घटती है तो सिंपैथी फैक्टर जनता के साथ जो है कि वो ऑटोमेटिक पीड़ित पक्ष के साथ जुड़ जाता है। तो यहाँ पे ये सिचुएशंस में एक तरह से महाराष्ट्र में सरकार तो जरूर जो है कि मजबूत हुई है। महाराष्ट्र में अगर सदन के संख्या की दृष्टि से देखें तो वहाँ पे अब 145 पे जो है कि बहुमत के आंकड़े होते हैं और ये सरकार के आंकड़े अभी 190 से ऊपर 190 प्लस पे जो है कि आंकड़े चल रहे हैं। तो सदन में सरकार काफ़ी मजबूत हुई है एकनाथ शिंदे की। लेकिन हाँ, इसके 2-3 चीज़ें हैं। बीजेपी को संभवतः ये डर था कि अगर अयोग्यता का मामला, जो कि विधानसभा अध्यक्ष को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप वो जल्द से जल्द सुलझा लें, वैसे स्थिति में वो अगर अयोग्य घोषित कर दें और एकनाथ शिंदे ग्रुप के 16 सदस्य अयोग्य घोषित हो भी जाएं तो भी ये सरकार चलती रही, तो महाराष्ट्र सरकार एक मजबूती के साथ चलेगी, उसको अंतर नहीं पड़ेगा। ये बात तो सही है। लेकिन दूसरे क्षेत्रीय दलों को क्या संकेत गया? दूसरे क्षेत्रीय दलों को, या फिर जो एक तरह से कभी न कभी जो भी इस तरह के क्षेत्रीय दल हैं, उनको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर संकेत ये गया है कि भारतीय जनता पार्टी के समय में उनके ऊपर टूट फूट की आशंकाएं कभी भी हैं। इसलिए इस समय विपक्षी गठबंधन में जो दल हम लोगों को दिख रहे हैं, उन दलों के अतिरिक्त भविष्य में अगर कुछ दल और जुड़ जाए, उदाहरण के लिए बीजू जनता दल जो बीजू पटनायक चला रहे हैं, वो एक तरह से तटस्थ और निष्पक्ष रहे हैं वो लंबे समय तक, और राज्यसभा में अगर कभी बहुमत की जरूरत पड़ी है तो वो बीजेपी को उन्होंने मदद भी किया है। लेकिन ऐसे दल भी ऐन वक्त पे अपना रुख बदल सकते हैं। और साथ ही साथ बीजेपी को जो दूसरा सबसे बड़ा नुकसान होने की स्थिति ये है कि प्रधानमंत्री समेत भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ये कहते हैं कि ये ठग गठबंधन है, यहाँ पे भ्रष्टाचारी हैं और एक भी भ्रष्टाचारी को छोड़ा नहीं जाएगा। तो फिर सवाल ये उठता है कि अजित पवार जिन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया, उनके ऊपर सिंचाई घोटाले के आरोप थे, और जब देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हुए थे, उन्होंने कहा था कि वो अजित पवार को जेल में डाल देंगे, और चक्की पिसिंग पिसिंग घिसिंग घिसिंग, ये उस समय का बड़ा ही एक फेमस डायलॉग था जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था। तो आखिर वैसे आरोपी व्यक्ति को 2019 में भी उप मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास हुआ था और 3 दिन तक वो उप मुख्यमंत्री रहे थे। आज फिर से उन्हें जो है कि 2 जुलाई 2023 को उन्हें उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है। इसमें हसन मियाँ लाल सराफी एक और जो है कि वो विधायक हैं एनसीपी से, जिनको आज शपथ दिलाया गया है। अभी 1 सप्ताह पहले तक भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र इकाई उनके विरुद्ध धरना प्रदर्शन कर रही थी, ईडी के मामले चल रहे थे उनके ऊपर, वो जो है कि इस सरकार में शामिल हुए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, प्रफुल्ल पटेल को लेकर कहा जा रहा है कि प्रफुल्ल पटेल केंद्रीय मंत्री बन सकते हैं। तो प्रफुल्ल पटेल के ऊपर भी ईडी की कार्रवाई चल रही है, और प्रफुल्ल पटेल का जो घर है, उनके घर को ईडी ने अटैच कर डाला है, उनके घर में ईडी ने अपने ऑफिस खोल डाले हैं। तो क्या एजेंसी का दबाव करके, ईडी के दबाव के कारण ही माना जाता है कि एकनाथ शिंदे सरकार के टूट में बड़ी, वो एकनाथ शिंदे सरकार का गठन हुआ था, उसे ईडी सरकार कहते भी हैं। तो क्या ये जो एक्सटेंशन हुआ है आज और महाराष्ट्र सरकार को और मजबूत किया गया, चूँकि
छगन भुजबल पहले जेल भी गए थे मित्रों, और छगन भुजबल के केसेस फिर से खुल रहे थे। आज पुनः वो एक तरह से इस मंत्रिमंडल में शामिल हैं। तो तमाम ये वो चेहरे हैं जो जब तक विपक्ष में रहे, भारतीय जनता पार्टी इन चेहरों को लेकर काफ़ी ज़्यादा आक्रामक रही। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो भोपाल का दिया हुआ बयान था कि एक भी भ्रष्टाचारी छूटेगा नहीं, लेकिन सवाल उठते हैं कि ये तमाम लोग जो कि भारतीय जनता पार्टी के शासन सत्ता में सहयोग कर रहे हैं, उनके लिए क्या प्रतिक्रिया होगी। वहाँ पे अब इन लोगों से अतीत में जो रिकॉर्ड रहा है निपटने का भारतीय जनता पार्टी का, सत्तारूढ़ पार्टी में आए हुए लोगों का, वो काफ़ी ढीला ढाला रहा है। यही कारण है कि कांग्रेस की जो प्रथम प्रतिक्रिया आई वो ये आई कि भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन के रूप में है। तो जो भ्रष्टाचार को लेकर एक बड़ी तीखी सा स्वरूप जो भारतीय जनता पार्टी दिखा रही थी वो भी टूट रहा है, और विपक्षी दलों के लिए ये भी एक मौका है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से मुझे दिख रहा है कि अभी इस समय भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में त्वरित तौर पर सरकार चलाने में जरूर जो है कि इससे काफ़ी सुविधा होगी, सरकार काफ़ी मजबूत होगी, लेकिन इन द लॉन्ग टर्म नेशनल स्तर पे विपक्षी गठबंधन और ज़्यादा मजबूत होगा, क्योंकि जो क्षेत्रीय दल है वो अपने अस्तित्व के संकट के लिए या तो देखिए उनके पास दो तरह की विकल्प है, या तो वो विपक्षी गठबंधन में शामिल हो या फिर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हो जाए। भारतीय जनता पार्टी खुद में इतनी बड़ी पार्टी है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई स्कोप है नहीं। कई सारे ऐसे दल हैं, आप देख सकते हैं इसमें बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति बनी हुई है। वन मायावती जो है कि वो सक्रिय नहीं होती हैं, तमाम उनके ऊपर आरोप लगते रहते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम बन के काम करती हैं या किस रूप में काम करती हैं, लेकिन उनकी सक्रियता जिस तरह से वो पहले सक्रिय होती थी, अगर वो अभी भी सक्रिय हो जाए सड़क पर निकल के, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफ़ी बड़ा परिवर्तन आ सकता है। लेकिन हम लोगों ने देखा कि पिछले विधानसभा चुनाव में उनके वोट शेयर गिर के 12.5-13% के आसपास वो मात्र बचा हुआ था, यानी लगातार वोट शेयर उनका खिसकता चला जा रहा है। ऐसे स्थिति में अगर पॉलिटिकल पार्टीज बीजेपी के साथ रहते हैं या सहानुभूति रखते हैं, चिराग पासवान के बयान भी आ रहे हैं कि वे जो नीतीश सरकार है वो टूट सकती है। कई बड़े नेता लगातार बयान दे रहे हैं ये कि अब जो हलचल महाराष्ट्र में हुई है वो हलचल बिहार में भी हो सकती है, वहाँ पे भी जदयू में तोड़फोड़ की स्थिति बन सकती है। हालांकि ये बयान बिल्कुल सार्वजनिक स्तर पर चल रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में मेरा कहने का लब्बो लुआब ये है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से क्षेत्रीय दलों को तोड़ रही है, वैसे स्थिति में क्षेत्रीय दलों के लिए हो सकता है कि वो अभी से सार्वजनिक तौर पे ये घोषणा ना करें कि वो विपक्षी गठबंधन का हिस्सा बन रही है, लेकिन 2024 के अगर इसी प्रकार के प्रयोग बीजेपी लगातार करते रहेगी तो यकीन मानिए कि विपक्षी गठबंधन अंततः लास्ट रूप में आपको जरूर बनता हुआ दिखेगा। इन घटनाओं से विपक्षी गठबंधन की स्थिति कमजोर नहीं हुई है, बल्कि और मजबूत हुई है।